गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और अब तक आपके पास 4 पार्ट्स पहुंच चुके हैं। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और इससे मैंने एक दो क्वेश्चन भी लगाए थे। तो आज क्योंकि आप तीनों देखिए मेथड तो कंप्लीट हो गए हैं, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड भी बता दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता दिया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बता दिया है। तो अब हम वापस एक्सरसाइज पर आ जाते हैं और एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने लगवा दिया था और इसका 6 पार्ट भी लगाया था। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। कौन सी एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज है 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 मैंने लिया है और इसे सॉल्व करना है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हमको दी हुई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि ये पॉइंट्स में दिए हैं, हालांकि इन्हें पॉइंट्स में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को आसान करना चाहते हैं तो आसान तरीका ये है कि मैं इस इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में दोनों में ही 10 से पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सिंपल सी इक्वेशन हो जाएगी। देखिए अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.2 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को तो ये 3 बन जाएगा। 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13। सिमिलरली इसमें इक्वेशन नंबर 2 में भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से पॉइंट जो है वो हट जाएगा और फिर हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ द इक्वेशंस। दोनों ही इक्वेशंस में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स 13, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 में जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी भी एक इक्वेशन का यूज़ करके पहले किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और फिर उसे नेक्स्ट इक्वेशन में यानी कि अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हैं और इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो पहले मैं क्या लिखूंगा, 2x की वैल्यू निकालूंगा और 2x क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y। और अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 13 माइनस 3y एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को मैंने ये x की वैल्यू कहाँ से निकाली, इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, इसलिए मैं इसे किस में पुट करूँगा, इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू of x in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 5y। तो 4 और x के प्लेस पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 4x। आगे क्या है, प्लस 5y। तो 5y इज इक्वल्स 23। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन हो गई है इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ से x तो एलिमिनेट हो चुका है। तो हम इसे एलसीएम लेकर के आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो मैं इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकता हूँ, 2 टू द 4। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 26। 2 की माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 द 6y प्लस 5y इज इक्वल्स 23। नाउ माइनस 6y एंड प्लस 5y कितना हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स 23। और ये जो 26 है इसको अगर मैं राइट में ले जाऊं तो ये माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस y इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, 23 माइनस 26 क्या हो जाएगा, 23 माइनस 26 आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन्स y की वैल्यू आ गई है मेरे पास 3।
अब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू उठा करके मैं किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकता हूँ। वो तो मैंने इरेज कर दी है, चलिए खैर कोई बात नहीं। y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी मेरी? इक्वेशन 1 है 2x + 3y = 13। इक्वेशन 1 जो है वो क्या है? 2x + 3y = 13। ठीक है, इसमें y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 3, ये मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो 2x + 3 और y की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 × 3 = 13। 3 × 3 कितना हो गया? 9। 9 को मैं राइट में ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x = 13 - 9। 13 - 9 4, तो 2x कितना आ गया है? 2x = 4। 2 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी x = 2। तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है। इसमें कहा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस। ये 2 इक्वेशंस मुझे दी हैं और इसे सॉल्व करने की बात कही गई है। और इसे सॉल्व करने के बाद हमसे कहा गया है फाइंड m फॉर विच y = mx + 3। मतलब कि मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया गया है कि y जो है वो किसके इक्वल है? mx + 3 के इक्वल है। ठीक है, तो भाई ये इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। पहले मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर किस मेथड का यूज़ करूँगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करूँगा। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करूँगा तो मुझे किसी एक इक्वेशन से पहले x या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सपोज मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं देखूँ तो 2x जो है वो किसके इक्वल आएगा? 2x आएगा 11 माइनस ये 11 और ये 3y राइट में जाएगा तो -3y। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आ जाएगा? 11 - 3y और ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 11 - 3y / 2। ये x की वैल्यू मैंने किससे निकाली है? इक्वेशन नंबर 1 से। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, इसलिए मैं इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करूँगा? इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं इसको पुट करूंगा और इक्वेशन 2 है क्या मेरे पास? 2x, तो 2 और x। भाई x की वैल्यू क्या है? 11 - 3y / 2। तो यहाँ पर क्या है? 2x है, तो 2 मैंने ये ले लिया और x की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, यानी x के प्लेस पर मैं क्या रख रहा हूँ? 11 - 3y / 2। 11 - 3y / 2। आगे क्या है भाई? ये 2x तो ये आ गया, अब आगे क्या है? -4y। तो मैं लिख रहा हूँ -4y इज इक्वल्स, राइट हैंड साइड में क्या है? -24। अब देखिए इस इक्वेशन को, ये लीनियर इक्वेशन हो गई है इन वन वेरिएबल, मीन्स इसे सिंप्लीफाई करके मैं इसमें से जो वेरिएबल है y उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर डिवाइड में 2 है और ये भी 2 है, तो मैं क्या करूँगा? 2 से 2 कैंसिल कर लूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 11 - 3y और -4y इज इक्वल्स -24। -3y एंड -4y कितने हो जाएंगे? -7y इज इक्वल्स -24 और ये 11 राइट में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो -24 एंड -11 कितना हो जाएगा? -35। तो -7y इज इक्वल्स टू -35। -7 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, या ये कहूँ कि माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 7 से 35 को कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 5। तो y = कितना आ गया है? 5 आ गया है। y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लीजिए, या फिर y की वैल्यू आप यहाँ पर x की वैल्यू में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू कितना है? 11 - 3y। तो 11 - 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 5 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 11। अच्छा 5 3 का कितना हो जाएगा? 15। तो 11 - 15 डिवाइड बाय 2। 11 - 15 कितना हो जाएगा? -4 एंड -4 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? -2। इट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है? -2। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। ठीक, जब मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई है तो मैं ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा और यहाँ से m निकाल लूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? जस्ट
x और y की वैल्यू इस गिवन सिचुएशन में, इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है, क्योंकि हमको गिवन है, सेंस ये हमको गिवन है ना, सेंस y इज इक्वल्स टू mx+3, हमको ये बताया गया कि y जो है वो mx+3 के इक्वल है। अब x और y की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा y की वैल्यू कितनी है 5, मैंने यहाँ पर y पुट किया 5, m इंटू एक्स की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की है -2 और +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2m। इस 3 को मैं अगर लेफ्ट में ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल्स -2m। 5 - 3 कितना हो गया ये 2, तो 2 इज इक्वल्स टू -2m। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को -2 से डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मेरे पास m की ये वैल्यू आ गई है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को देख करके, इसको समझ करके मुझे 2 इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं वैसे तो किसी भी मेथड का यूज़ कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये बताया नहीं गया यहाँ पर कि किस मेथड का यूज़ करना है, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करूँगा। हमसे ये कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हमसे उन नंबर्स को फाइंड करने को कहा गया। देखिए भाई, अपनी बुक्स आपने साथ में रखा करिए, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, लिखने में टाइम भी बहुत लगता है और बोर्ड पर स्पेस भी कम रहता है, ठीक है। तो डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं 2 नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर। लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। हमने ले लिया है कि वो जो नंबर्स हैं वो क्या है, x एंड y है। तो सबसे पहले मुझसे क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। तो देखिए, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना नहीं होता है। डिफरेंस का मतलब होता है कि आप बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो नंबर बड़ा होगा उसमें से आपको छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैंने भाई यहाँ पर 2 नंबर लिए हैं, x एंड y। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि इसमें x बड़ा है या y बड़ा है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये भी लेट कर लेता हूँ कि x जो है वो क्या है, y से बड़ा है। मैंने पहले सपोज किया है कि जो बड़ा नंबर है उसको मैं x बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। 2 नंबर हैं तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो बड़ा नंबर है उसको मैंने x लिया हुआ है। तो अब मुझे क्लियर हो गया कि बड़ा नंबर x है, तो मैं डिफरेंस किस तरह से लूँगा, x - y लूँगा, ठीक है भाई। ये भाई आप इस बात को समझें, है ना, वरना इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो क्या करना होता है, बड़े में से छोटे को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो क्योंकि मैंने x को बड़ा नंबर लिया है तो मैं x में से y को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और डिफरेंस मुझे 2 नंबर्स का कितना बताया गया है, 26। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे का कितना है, 3 टाइम्स है। तो भाई कौन किसका 3 टाइम्स होगा, जाहिर सी बात है, जो आपने कह दिया कि x बड़ा है तो y छोटा होगा, है ना। तो ये आपका x है और ये y है। तो कह रहे हैं कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो बताइए कौन किसका 3 टाइम्स होगा। बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, बड़ा नंबर ये वाला है। तो इसका मतलब छोटा y वाला है। अगर y वाला छोटा है तो अब ये कितना बड़ा है, तो ये इसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो y इसकी इक्वल कब होगा, जब मैं y को 3 टाइम्स करूंगा तो वो ऑटोमेटिक x की इक्वल हो जाएगा, है ना। किसको 3 टाइम्स करूंगा, y को। जब मैं 3 टाइम्स करूंगा तो y को 3 टाइम्स करूंगा तो वो x की इक्वल हो जाएगा। तो ये रहा x और ये रहा y। ये x बड़ा है, ये y छोटा है, और ये कितना बड़ा है, ये 3 टाइम्स बड़ा है। तो इसके लिए इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। और इसको 3 टाइम्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यानी कि दूसरी इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, अगर मैं इस 3y को इधर ले आऊं, x - 3y = 0। हालांकि लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूं तो मुझे क्या करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालनी होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मुझे पता चल गया है कि x किसके इक्वल है, 3y के इक्वल है। तो बस ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसी को उठा करके x की जो वैल्यू आई है 3y, इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x = 3y मैं यहाँ पर पुट कर, या ये आप क्वेश्चन खुद ही कर लीजिएगा। अब इसमें क्या बचा है, x की वैल्यू यहाँ 3y रखेंगे, तो 3y - y कितना हो गया, 2y। 2y = 26, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 13। और अगर सोचिए y अगर 13 आ गया, मैं यहाँ 13 रखूँ तो 3 × 13 कितना हो जाएगा, 39। तो x की वैल्यू आ जाएगी 39, ठीक है। तो इसे आप खुद ही रख करके x की ये वैल्यू और सॉल्व करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कहा जा रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स
एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना एक्सीड कर रहा है, 18 एक्सीड कर रहा है, यानी कि 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो नंबर्स जो है सॉरी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हमने क्या ले लिया है कि ए और बी जो दो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और अगर उनका सम जो है वो 180 डिग्री है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो क्योंकि ए और बी कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इट मीन्स इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, हाँ सॉरी एक बात मैं फिर से यहाँ पर लेना भूल गया, हमसे यहाँ पर कहा कि लार्जर एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनमें जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 बड़ा। तो भाई एंगल्स मैंने यहाँ पर ले लिए ए एंड बी, अब हमें यहाँ पर पता नहीं कि कौन बड़ा है, तो आप यहाँ पर लेट कर लें ये कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो सपोज मैंने ले लिया है कि ए इज ग्रेटर देन बी, कौन सा एंगल इसमें बड़ा है, यानी कि जो बड़ा एंगल है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए एंगल बड़ा है, तो हमसे कहा गया है कि जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल इज एक्सीड्स बाय 18, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो लार्जर एंगल अब आपसे कौन सा ले लिया है, ए, और स्मॉलर एंगल कौन सा है, बी। तो ये लार्जर एंगल है और ये स्मॉलर एंगल है, तो लार्जर एंगल जो है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। अगर भाई देखिए ए बड़ा है और बी छोटा है, अगर ए बड़ा है तो बी छोटा है, ए बड़ा है तो कितना बड़ा है, ए 18 बड़ा है। ए अगर 18 बड़ा है तो फिर मैं ये कहूँगा कि बी जो है वो 18 छोटा है। अगर बी 18 छोटा है तो मैं बी में अगर 18 ऐड कर दूं तो वो ए के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से देखिए ए की डायरेक्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे क्या करना है कि ए की वैल्यू निकालनी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालनी पड़ती है, तो यहाँ पर निकालने की तो ज़रूरत है नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है कि ए किसके इक्वल है, b + 18 की इक्वल है। ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए b + 18 ए के प्लेस पर, और ए b + 18 + b = 180, इसे सॉल्व करेंगे ए और बी हमारे पास आ जाएगा। भाई उम्मीद है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये, और इसमें कहा गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bat and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of bat and ball. ये आगे लिखा हुआ है find the cost of bat and ball. तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें का शायद एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी कहीं पर सॉल्व करवाया है आपको पीछे किसी एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट जो है वो लेट कर लेते हैं। सपोज एक बैट की कॉस्ट जो है वो x रुपीज़ है और एक बॉल की कॉस्ट जो है वो y रुपीज़ है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज़ x and the cost of one ball is rupees y। भाई एक बैट की कॉस्ट कितनी है 7 रुपीज़ और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़। तो पहली वाली कंडीशन में हमसे क्या कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, कितने बैट लिए हैं भाई ध्यान दीजिए, 7 बैट एंड 6 बॉल्स कितनी ली हैं 6 बॉल। 7 बैट एंड 6 बॉल की कॉस्ट जो है वो कितनी आई है रुपीज़ 3,800, 3800 रुपये। ठीक है भाई। तो अगर एक बैट की कॉस्ट जो है वो x रुपीज़ है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x रुपीज़, है ना भाई। और एक बॉल की कॉस्ट आपने कितनी ली हुई है y रुपीज़, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y। तो ये भाई 7 बैट की कॉस्ट हो गई है और ये 6 बॉल की कॉस्ट हो गई है। तो जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 7x + 6y। और ये टोटल कॉस्ट मुझे बताई गई है कितनी 3,800। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आगे देखूं तो कह रहे हैं लेटर शी बायज, बाद में उसने क्या करा 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1,750, बाद में उसने 3 बैट और
कितनी बॉल्स? 5 बॉल्स जो हैं वो 1750 रुपीज़ में खरीदी हैं। तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई? 3x। और 5 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5y। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमको कितनी बताई गई है? 1750 रुपीज़। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक मैं क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा? किसी एक इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे और उसे किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे x की या y की, और फिर उसे अदर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ, फ्रॉम 2। आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। तो मैंने 2 लिया है फ्रॉम इक्वेशन 2। मैं क्या कहूँगा कि 3x जो है वो किसके इक्वल है? देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x किसके इक्वल आएगा? 1750 माइनस 5y। 1750 माइनस 5y। और क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना आ जाएगा? 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू मैं क्या करूंगा? क्योंकि मैंने इसे किससे निकाला है? इक्वेशन 2 से निकाला है, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, इसमें मैं x के प्लेस पर इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर लेता हूँ। तो भाई कैसे पुट करेंगे? ये हमारे पास क्या है? 7, और इसके साथ क्या है? x है। और x की वैल्यू क्या है? x है 1750 माइनस 5y। 1750 माइनस 5y एंड डिवाइड बाय 3। उसके बाद आगे क्या है? प्लस 6y इज इक्वल्स 3800। ठीक है। अब क्या करना होगा भाई? 7 के अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी, और ये 3 से इधर मल्टीप्लाई, यानी कि एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 3। 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 1750, बाद में कर लेंगे इसको। और 7 5 से कितना हो जाएगा? 35y माइनस 35y। ठीक है। और 3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 6 3 18y। और राइट में कितना है मेरे पास? 3800। थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा। 3800। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, अब तो इसे करना ही पड़ेगा, तो वही मल्टीप्लाई करो। 7 0 7 7 5 35, और ये होगा 3 7 7 49 3 52 5 7 और 5 12। ठीक है भाई, इतना ही आएगा भाई। चेक भी कर लेना एक बार, गड़बड़ कर देता हूँ मैं कभी कभी। तो ये हो जाएगा माइनस का 35y, सॉरी ये माइनस 35y है और प्लस के 18y है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 17y। माइनस 17y। और 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो 38 3 का कितना हो जाएगा? 105 प्लस 9 114 है ना? 114 और 00। चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से। 90 एंड 24 कितना हो जाएगा? 114। अब ये 17y राइट में ले जाइए, इसको माइनस कर देंगे, तो 12,250, और इसको मैं लेफ्ट में ले आया हूँ, तो 11,400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17y। इस 17y को मैं राइट में ले गया, तो ये पॉजिटिव हो गया है। कितना हो जाएगा? ये 600 और 200 800 850 आ गया है। 850 किसकी वैल्यू आई है? ये 17y की। अब 17 5 का क्या होता है? 85, तो ये आ गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 50। भाई y की वैल्यू 50 आ गई है। अब y की वैल्यू निकाल ली है हमने, तो अब मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहीं पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। वैसे आप किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुट करना ज़्यादा आसान रहता है। तो मेरे पास x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y, तो 5 इंटू वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 50 एंड डिवाइड बाय 3। तो ये 5 इंटू 50 कितना हो गया? 250। 1750 में से 250 में माइनस करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1500, और 1500 डिवाइड बाय 3 मैं इसको कैंसिल करूँगा, तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई है 500। और x मैंने किसे लिया था?
कॉस्ट ऑफ दी बैट, यानी कि बैट कितने का है 500 रुपीज़ का, और वाई क्या थी कॉस्ट ऑफ दी बॉल, यानी कि बॉल कितने की है 50 रुपीज़ की। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैंने पूरा लिखा भी नहीं है, इसके आगे जो है आप अपनी बुक में देखिए, जो मेन था मैंने लिख लिया है। इसमें कह रहे हैं द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charges paid is rupees 105, and for a journey of 15 km is rupees 155। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किसी सिटी में क्या है कि टैक्सी हायर करने के एक फिक्स चार्जेस हैं, और उसके बाद पर जो रनिंग किलोमीटर हैं उसके चार्जेस अलग हैं। सपोज़ आपने एक बार टैक्सी हायर की, तो टैक्सी हायर करने के लिए एक फिक्स अमाउंट आपको देना पड़ेगा, जो भी फिक्स चार्जेस हैं। मान लेते हैं कि सपोज़ 50 रुपये हैं, 50 रुपीज़ हैं, तो अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो 50 रुपीज़ तो आपको देने ही देने हैं, और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ मान लेते हैं कि आपने जब किसी टैक्सी को हायर किया तो उसने कहा भाई 50 रुपीज़ जो है वो क्या है, ये तो फिक्स चार्ज है, आपने टैक्सी हायर किया तो ये आपको पे करना है, और उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे हर एक किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, ₹10, यानी कि ये 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है ना, पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो 10 रुपीज़ देंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे 20 रुपीज़ पे करेंगे, 10 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और ये 50 रुपीज़ जो है ये क्या है, ये फिक्स चार्ज है, ये तो आपको देने ही देने हैं। अब अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपका कितना अमाउंट, आपको कितना चार्ज जो है वो लगेगा, तो भाई 50 रुपीज़ जो हैं वो आपके फिक्स चार्ज हो गए, ये तो आपको हायरिंग चार्जेस जिनको बोल सकते हैं, ये 50 रुपीज़ हो गए। और आप क्योंकि सिर्फ 1 किलोमीटर गए हैं तो 10 रुपये जो है वो आपको 1 किलोमीटर जाने के देने होंगे, यानी कि आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 50 + 10 60 रुपीज़। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर जो है वो कहीं जा रहे हैं, 5 किलोमीटर की जर्नी आपने की है, तो आपको 50 रुपीज़ तो आपको देने ही पड़ेंगे, 50 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज है, ये आपके हायरिंग चार्जेस हो गए। और क्योंकि आप 5 किलोमीटर गए हैं तो 5 किलोमीटर के आपको कितने हो जाएंगे, क्योंकि पर किलोमीटर यहाँ पर 10 रुपीज़ है, तो 5 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 50, तो इट मीन्स आपको 50 फिक्स चार्ज और 50 आपके रनिंग चार्जेस यानी जर्निंग चार्जेस हो गए, तो 50 + 50 टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में बस वही कहा गया है कि टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक तो जो है वो फिक्स चार्ज है, देखिए ठीक है, टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब चार्जेस जो हैं वो डिस्टेंस कवर्ड पर जो हैं वो अलग हैं, पर किलोमीटर जिसको हम कह सकते हैं चार्जेस पर किलोमीटर, या रनिंग चार्जेस हम इनको बोल सकते हैं। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर गया है, द चार्ज पेड इज ₹105। अगर 10 किलोमीटर उसने जर्नी की है तो उसने कितने रुपए दिए हैं, 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर अगर वो जर्नी कर रहा है तो उसे कितना पे करना पड़ा है, 155 रुपीज़ पे करना पड़ा है। तो बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। सबसे पहले देखिए दो चीज़ें आपको यहाँ पर लेट करनी पड़ेंगी, एक कि फिक्स चार्ज कितना है टैक्सी का, ये आपको लेना पड़ेगा, और एक आपको डिस्टेंस कवर यानी कि पर किलोमीटर कितना चार्जेस पे करना पड़ रहा है वो हमको लेना पड़ेगा। तो लेट द फिक्स्ड चार्जेस ऑफ टैक्सी बी ₹X। ये तो फिक्स चार्जेस हो गए हैं। एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹Y। ठीक है, जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का वो कितना है, X रुपीज़ है, और जो पर किलोमीटर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, Y रुपीज़ हैं। तो सबसे पहले आदमी ने कितना पे किया था, 105 पे किया था, कितनी जर्नी के लिए, 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमने 105 रुपीज़ पे किए हैं, तो भाई ये 10 किलोमीटर जर्नी पर आपने क्या किया होगा, एक तो फिक्स चार्ज दिया होगा, फिक्स चार्ज तो एक्स का, टैक्सी का फिक्स चार्ज जो है वो कितना है, एक्स, ये तो आपको देना ही देना है। और ये जो Y रुपीज़ है ये क्या है, 1 किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं तो Y रुपीज़ देंगे। तो अगर 2 किलोमीटर आप रनिंग करते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर अगर आप जर्नी करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 2Y। 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 10Y। तो 10Y हमने ये पे किया होगा।
तो x रुपीज़ जो है वो फिक्स चार्जेस हो गए हैं और 10 किलोमीटर जाने के लिए 10 y रुपीज़ हमने और पे किए होंगे। तो ये कुल मिलाकर के x प्लस 10 y क्या है, ये हो गया टोटल चार्जेस विच इज इक्वल्स टू 105। ठीक है भाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितने रुपए दिए हैं, 155। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है भाई। 15 किलोमीटर जर्नी के लिए हमने क्या पे किया होगा, हमने x रुपीज़ तो फिक्स चार्जेस जो हैं ये पे किए होंगे और प्लस 1 किलोमीटर रनिंग चार्जेस के लिए मुझे कितना पे करना पड़ता है, y रुपीज़। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 15y। तो 15y हमने ये पे किया होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्जेस। और टोटल चार्जेस कितने हैं, 155। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने आपको बना करके फॉर्म करके दे दी हैं। इनको सॉल्व करना आपका काम है। आप चाहें तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाएं। x और y निकालें, x का मतलब फिक्स चार्जेस एंड y का मतलब रनिंग चार्जेस। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, fraction becomes 5/6. Find the fraction. हमसे कह रहे हैं फ्रैक्शन फाइंड करो। तो भाई फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं ना, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। सपोज हमने ले लिया है कि x अपॉन वाई जो है यही हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है और यही हमको फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन जब होता है तो इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, ये ऊपर जो नंबर लिखा होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। वैसे हम जानते हैं ये। तो x जो है वो न्यूमरेटर है यहाँ पर और y जो है डिनोमिनेटर है। तो भाई पहली कंडीशन में हमसे क्या कहा गया कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है कब, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 जो है वो दोनों में ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अगर न्यूमरेटर मेरा क्या है x, अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। और डिनोमिनेटर क्या है y, अगर मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y प्लस 2। तो उन्होंने कहा कि अगर 2 जो है वो दोनों में ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन बना दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 11x प्लस 22 और 9 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9y और प्लस 18। ठीक है भाई, तो 11x माइनस 9y, 11x, ये 9y को लेफ्ट में ले आए हैं, माइनस 9y, और ये 22 को राइट में ले जाएंगे तो 18 और ये माइनस 22। तो 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई। इसके आगे ये क्या कह रहे हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई इससे पहले हमने क्या किया था, 2 ऐड किया था दोनों में। कह रहे हैं आपकी बोल रहे हैं कि अगर 3 ऐड कर दिया जाए देन फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है। तो दोनों में जब 3 ऐड किया जाता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है, 5/6 के इक्वल हो जाता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन बनाइए। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6x और प्लस 6 3 ज़ा 18 और 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब अगर इस 5y को मैं लेफ्ट में ले आऊँ तो 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, और इस 18 को राइट में ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। 15 ऑलरेडी इधर है, ये 18 राइट में गया, माइनस हो गया। तो 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 18 इज -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी फॉर्म हो गई है। इसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, x और y निकालें। अगर x और y मेरे पास आ गया है तो क्या मुझे फ्रैक्शन मिल जाएगा। अगर x और y मेरे पास आ गया, सपोज आपने कैलकुलेट किया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो फिर आपका फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो आप x और y इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालिए और फ्रैक्शन को लिख दीजिए। फ्रैक्शन आपका आंसर है, x और y की वैल्यू आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड दी फ्रैक्शन। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहे हैं कि 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर हैंस मतलब अब से 5 साल आगे की बात हो रही है, यानी कि अब से 5 साल बाद। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब से 5 साल बाद, यानी कि अब से 5 साल आगे जा करके क्या होगा कि जैकब की एज जो है वो अपने सन की 3 टाइम्स होगी। जैकब अपने बेटे का 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा।
और कह रहे हैं कि आगे क्या कह रहे हैं, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज अपने सन की कितना थी, 7 times थी। कब, 5 साल पहले। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैकब और उसके सन की एज ले लेते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट एज ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे। मुझे एज वाले क्वेश्चन जो बहुत पसंद हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वर्ड प्रॉब्लम में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और ये एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनसे सिंपल कोई क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी x years and his son present age be y years। तो हमने भाई क्या ले लिया है कि जैकब की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, x है, और उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, y है। जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, x है, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है, y है। तो एक एक करके बहुत ध्यान से, है ना। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या कहा, 5 years hence, यानी कि अब से 5 साल बाद, 5 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो 5 year hence क्या होगा, यानी कि 5 साल बाद होगा क्या, 5 years hence। ये मैंने हेडिंग लगा दी भाई, 5 साल आगे की बात अब मैं कर रहा हूँ। तो भाई अभी जैकब की एज अभी कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है, x। तो 5 साल बाद जैकब की एज देखिए कितनी होगी, x + 5 होगी, है ना। अभी प्रेजेंट में जैकब की एज कितनी है, x ईयर्स है। तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है, y। तो 5 साल बाद उसके बेटी की एज क्या हो जाएगी, y + 5 होगी। भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी प्रेजेंट एज अभी क्या है, x और y है। जैकब की x है और बेटे की उसकी कितनी है, y है। तो 5 साल बाद उन दोनों की एजेस जो हैं वो 5-5 बड़ी हो जाएंगी, 5-5 बढ़ जाएंगी। तो जैकब की एज हो जाएगी x + 5 और उसके बेटे की जो एज हो जाएगी y + 5। तो 5 साल बाद उन्होंने बताया क्या है कि जैकब की जो एज है विल बी 3 टाइम्स। जैकब की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। किसकी, सन की एज की, है ना, उसके सन की 3 टाइम्स होगी। तो भाई ये जैकब है और ये क्या है, उसका बेटा है। अब ये तो समझने की ज़रूरत नहीं कि जैकब और जैकब के बेटे में बड़ा कौन होगा, ये तो हम समझ में आ रहे हैं कि भाई ये जैकब है और ये उसका बेटा है। जैकब ही बड़ा होगा ना, ये जैकब है और ये क्या है, उसका सन है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इनमें जो जैकब जो है वो सन का 3 टाइम्स है, तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैकब जो है वो अपने बेटे का 3 टाइम्स है, तो छोटा तो जैकब का बेटा ही होगा ना। तो इसको ही मुझे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये जैकब के इक्वल हो जाए। तो अगर जैकब इसका 3 टाइम्स है तो इसके बेटे को मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 टाइम्स करेंगे या 3 टाइम्स करेंगे। तो मुझे बताया गया है कि जैकब उसका 3 टाइम्स है, यानी कि जैकब के बेटे को मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, तब वो जैकब के इक्वल आएगा। तो ये है जैकब का बेटा, इसे मैं क्या करूँगा, 3 टाइम्स करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, जैकब के इक्वल हो जाएगा। 3 टाइम्स कैसे करते हैं भाई, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो आप इसे सिंप्लीफाई करिए और इक्वेशन बनाइए। x + 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3y और 3 5 = 15। ठीक है, अगर मैं 3y को लेफ्ट में ले आऊँ तो इधर हो जाएगा x - 3y और ये 5 राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा 15 - 5। इट मीन्स इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, ऊपर का मैं थोड़ा सा सॉल्व करके यहीं पर इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x - 3y इज इक्वल टू 15 और ये 5 उधर गया राइट में, -15 - 10, 15 - 5 मीन्स 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी इसके लिए मैंने कौन सी कंडीशन का यूज़ किया था, 5 years hence, 5 साल बाद। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5 years ago, 5 साल पहले। अब बात कब की हो रही है, 5 साल पहले की हो रही है। फिर से मैं यहीं पर बोल रहा हूँ 5 years ago, यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, 5 years ago। अब फिर से ध्यान दीजिए, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, x, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है, y। तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले दोनों की एज 5-5 साल कम होगी। तो जैकब की एज जो होगी वो कितनी होगी, x - 5 होगी और उसके बेटे की एज कितनी होगी, y - 5 होगी। तो 5 साल पहले क्या था, क्या सिचुएशन थी
जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी, किसकी? दैट ऑफ हिज सन्स एज, अपने बेटे की 7 गुना थी। तो कहाँ है बेटा? ये रहा बेटा। कहाँ है जैकब? ये है जैकब। तो जैकब जो है वो बेटे का 7 टाइम्स है, तो बेटा ही छोटा है तो इसी को 7 टाइम्स करेंगे। बेटे को अगर मैं 7 टाइम्स कर दूं तो ये जैकब के इक्वल हो जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई कर दीजिए। x इधर देखिए कितने y हैं? 7y हैं, इस 7y को उठा करके इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, ठीक। और ये 7 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 35, और ये -5 मैं उठा करके उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 5, तो ये रहा -35 और ये रहा +5, तो -35 एंड +5 कितना हो जाएगा? -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? x और y। x और y का क्या मतलब हुआ? x है जैकब की प्रेजेंट एज और y है उसके सन की प्रेजेंट एज। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 6 में हम अगली एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अब तक जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं, कितनी, कौन सी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई है? एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई है। तो ये एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 ये आप अच्छे से कंप्लीट करें, होमवर्क करें इस पर। जो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में छोड़े हैं उनको ज़रूर करें, और जो मैंने करवाए हैं उनको भी वही करें। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने कर दिए वो आप घर पर नहीं करें, भाई आपको सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को क्या करना है, मंडे में आ करके अपनी कॉपीज़ जो है वो लेकर के आनी है। मैं उन कॉपीज़ को चेक करूँगा। अब तक आपके जितने भी चैप्टर हुए हैं वो मैं उनको चेक करूँगा कि आपने क्या क्या किया है और क्या क्या छोड़ा है, ठीक है। जो कोचिंग में नहीं आएगा मंडे को, मैं मान लूँगा कि उसे पढ़ाई में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बैच में बस तफरी के लिए जुड़ गया है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, और उन लोगों को बैच से रिमूव करना पड़ेगा जो अपनी कॉपी जो है आकर के नहीं चेक करवाएंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको मंडे में मॉर्निंग में आकर के क्या करना है, अपनी कॉपी चेक करवानी है मैथ्स की, जितना भी आपने काम किया है। और अगर आपकी देखिए कोई प्रॉब्लम है, आप ये मत घबराइएगा कि सारे क्वेश्चन लेकर जाने, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी लेकर के आइए। मंडे को मॉर्निंग में हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सलूशन आपको देंगे वहीं पर। थैंक यू।